हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीखो मैथ अड्डा में। कल हमने पढ़ा था कि द्रव पदार्थ किसे कहते हैं और उसके गुणों को देखा था। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, कि वाष्पन कैसे प्रभावित करता है। तो पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होने से वाष्पन अधिक होगा। एग्जाम्पल के लिए एक हम कपड़ा लेते हैं, उसको अगर हम भिगाते हैं और उसको मोड़ देते हैं और उसको सूखने देते हैं तो उतना जल्दी वो नहीं सूखता है। उसी के विपरीत अगर हम कपड़े को पूरा फैला देते हैं और उसको हम सूखने देते हैं तो जो मोड़ा हुआ कपड़ा है उसकी तुलना में फैला हुआ कपड़ा जल्दी सूखता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कपड़े को फैला देंगे, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा कर देंगे, फैलाने से हमारा क्षेत्रफल तो बड़ा हो गया ना, अगर उसका हम क्षेत्रफल बड़ा करते हैं तो वो जल्दी सूखता है। एग्जाम्पल में है फैला हुआ कपड़ा। दूसरा है तापमान। तो यहाँ है तापमान अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। एग्जाम्पल के लिए एक हम कपड़ा लेते हैं, उसको आप किसी बंद कमरे में रख दो जहाँ पे धूप ना आए, तो और एक जहाँ पे धूप है वहाँ पर रखो, तो क्या होता है ना कि जो बंद कमरे में है वो आपका अधिक समय लेता है सूखने में, और जो धूप में है वो बहुत जल्दी सूखता है बंद कमरे की तुलना में। तो क्या होता है ना, धूप में इसको ज़्यादा तापमान मिल रहा है, इसीलिए यह जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए यहाँ बोल रहा है कि तापमान अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा, धूप में रखने से जल्दी हमारा कपड़ा सूख जाता है। तीसरा है वायु का वेग। तो वायु का वेग अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। कभी कभी आपने क्या करता है ना, कभी कभी आपने कुछ इस तरह से किया होगा, जैसे कि आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो और आपका कपड़ा सूखा नहीं है, तो आप करते क्या हो ना कि एक कपड़े को रात में भिगोगे पानी में और उसको रूम में आप रख देते हो, और रूम में रखने के बाद आपने क्या करा ना कि उसको पंखे को चला देते हो, और क्या होता है ना कि वो सुबह तक सूख जाती है। तो आपने क्या देखा कि पंखा अगर चलाते हैं तो उससे हवा जो आती है उससे हमारा पानी उससे जल्दी उड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है वायु का वेग अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। जिसमें पंखा हमारा लगा हुआ है उसमें करते क्या है, कपड़े को खींचकर उसमें लार देते हैं जिसमें पंखा है, और पंखे को हम चला देते हैं। इससे क्या होता है ना कि पंखे से जो हवा निकलता है वो पानी को जल्दी उड़ा देता है। इसीलिए तीसरा में लिखा हुआ है कि वायु का वेग अधिक होने से वाष्पन क्या होता है, अधिक होता है। चौथा है आर्द्रता। चौथा क्या है, आर्द्रता। वायु में नमी अधिक होने से वाष्पन कम होगा। आर्द्रता मतलब क्या होता है ना, जैसे हम ठंड के दिनों में कुहासा देखते हैं, अगर सुबह सुबह हम किसी कपड़े को सूखने देंगे उस कुहासे में तो वो उतना जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि कुहासा पानी की बूंदों से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है वायु में नमी होने से, नमी मतलब पानी की बूंद होने से, वायु में नमी अधिक होने से वाष्पन क्या होता है, कम होता है। अगर वायु में पानी की बूंद की मात्रा अधिक होगा तो वाष्पन हमारा क्या होगा, उतना जल्दी नहीं होगा, हमारा कपड़ा उतना जल्दी नहीं सूखेगा। तो ये चार है। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। तो है वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव रूप में बदले सीधे गैस रूप में बदल जाता है। जैसे कपूर। कभी आपने देखा होगा कि कपूर आप जलाते हो, जब कपूर आपने जलाया तो क्या हुआ ना, द्रव अवस्था में बदलता ही नहीं है, सीधे क्या होता है, गैस अवस्था में, जो बोल सकते हैं आप ठोस से सीधे किस में, गैस में बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये इसको आप उल्टा इस तरह भी कर सकते हो कि जिसे हम गैस से ठोस में बदलते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव रूप में बिना बदले, द्रव रूप में बदलता ही नहीं है। अगला अर्थात में क्या दिया हुआ है, और से कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो ठोस अवस्था है उसको गर्म करते हैं तो सीधा
गैस अवस्था में आता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कपूर हो गया, कपूर क्या है, ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। अगला है नेपथलीन, नेपथलीन की गोली है, वो भी क्या है, ठोस से सीधा गैस में आता है। तो आगे देखते हैं, अगला है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगला क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो दिया हुआ है 1 kg द्रव को गैस में बदलने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसको कहते हैं जब 1 kg द्रव को किसमें, गैस रूप में बदलने में जितनी उसको ऊष्मा की जरूरत होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला है विसरण। विसरण किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में याद रखना है, जो एक दूसरे में, जैसे कोई ये चीनी है, ये पानी है, ये चीनी है, ये एक दूसरे में क्या होता है, पूरी तरह से घुल मिल जाता है। जो एक दूसरे में घुल मिल जाए, जो एक दूसरे में घुल मिल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। आगे देखिए पढ़ते हैं क्या, जब दो अलग अलग पदार्थ के कण आपस में पूरी तरह घुल मिल जाए उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल में पानी और दूध, इसके कण क्या है, आपस में पूरी तरह घुल जाते हैं, तो ये क्या है, विसरण है। चीनी और पानी, इसके कण क्या है, आपस में पूरी तरह घुल जाते हैं, तो ये विसरण के गुण है। तो अगला है दाब किसे कहते हैं। तो अगला क्या है, दाब किसे कहते हैं, किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। कोई क्षेत्रफल है, उस पर जितना दाब लगता है उसे ही दाब कहते हैं, उस पर जितना हम बल लगाते हैं उसे ही दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है, वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु हम पर जितना दाब लगा रही है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। बहुत सारा दाब लगा रही है ना वायु हमारे ऊपर, तो इसीलिए उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। आगे है द्रव का हिमांक। जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। द्रव का हिमांक मतलब, हिमांक मतलब होता है जमना। हिमांक मतलब क्या होता है, जमना। तो कोई भी वस्तु जमता कब है, जो द्रव अवस्था में रहता है, द्रव से ठोस अवस्था में आ जाता है। जैसे क्या, पानी क्या है, पानी से हम बर्फ बनाते हैं, तो क्या द्रव था पहले, किस में आया, बर्फ किस रूप में है, ठोस रूप में। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ मतलब कोई पानी ठोस पदार्थ में बदल जाता है, ठोस मतलब बर्फ, ठोस पदार्थ में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रव का हिमांक कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो जल है जो पानी, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है। पानी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और जब ये बोलेगा कि पानी उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अगला है आर्द्रता किसे कहते हैं। तो आर्द्रता किसे कहते हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जितने जल उपस्थित होते हैं, कभी कभी आपने ठंड के मौसम में देखा होगा कि बहुत सारा कुहासा होता है, कुहासा। तो उसमें क्या होता है ना, जल के छोटे छोटे बूंद होते हैं, पानी के छोटे छोटे बूंद होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जितना उसमें जल उपस्थित होगा उसे हम आर्द्रता कहेंगे, ठीक है। अगला है आर्द्र वायु। अगला क्या है, आर्द्र वायु। तो जिस वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है उसे आर्द्र वायु कहते हैं। जिस वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगा उसे हम क्या कहेंगे, आर्द्र वायु। जैसे ठंड के दिनों में आपने क्या देखा होगा, कुहासा। तो कुहासा में क्या होता है ना, बहुत पानी के छोटे छोटे बूंद होते हैं, बहुत सारे बूंद होते हैं।
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्द्र वायु। ठीक है, आपने यहाँ तक देखा होगा।